गुड मॉर्निंग गाइज। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लेक्चर में स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैंने AMI से BE किया है और अभी मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में करंटली वर्क कर रहा हूं। ठीक है, मुझे मुजफ्फरपुर वाले बच्चे जानते भी होंगे। ठीक है, लास्ट सेशन दैट मीन्स दिसंबर, जून टू दिसंबर वाले बैच को मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, उसके पहले भी पढ़ाया था। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बाबू, ठीक है, वो है हमारा पेपर क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये जो है हमारा क्या है और कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, इसका कंपटीशन में क्या रोल्स है या हमारे डेली लाइफ में क्या रोल्स है। ठीक है, हमें एकेडमिक में क्या रोल्स है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो एज पर SVT सिलेबस है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, और आपके कंपटीशंस के लिए तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आगे चल कर के आप इसको मटेरियल साइंस के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, मटेरियल साइंस के नाम से इसको पढ़ेंगे, जो कि सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा प्रिपरेशन करेंगे ताकि क्या हो कि हमारा कंपटीशन में भी काम आए और हमारा एकेडमिक में भी काम आए। ठीक है, आपको नोट्स खुद से बनाना होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप जब उसे नोट्स बनाएंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। आप सबसे पहले उसको समझेंगे, समझ के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। यदि मैं आपको नोट्स बना के दूँ, ठीक है, तो एक तरीके से आप समझिए कि अपंग हो जाएंगे, आप खुद से नहीं कुछ कर पाओगे, बस सिर्फ उसको रटोगे। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सिर्फ मैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करूं तो वो पूरे ऑल इंजीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंस है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, जो भी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, जो भी हो, सब के लिए इम्पॉर्टेंस है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तो उसमें मटेरियल्स लगता ही लगता है। बिना मटेरियल्स के आप कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है कि हमारे लिए जो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है, उसको वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। ठीक है, तो अब हम सीधा आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करते हैं। ठीक है, जो कि एक मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कंपटीशन में इस पेपर से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक है, चाहे वो आपका SSC JEE हो, इसरो का हो, DRDO का हो, ठीक है, DMRC हो, NTPC हो, या फिर DI के कोई भी एग्जामिनेशंस हो, ये सारे में क्या होते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही यूनिट ख़त्म होगा, मैं आपको लास्ट में, ठीक है, उस यूनिट के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव डील्स करेंगे जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आता है और उसका पैटर्न किस तरीके से बदलता है, तो अगले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्या कि हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो कि मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स मैंने आपको यहाँ भी लिख दिया है। दिस इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर या लेक्चर फर्स्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा यूनिट 1 है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि इंट्रोडक्शन, कैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैट मीन्स की इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है या इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि आप प्लेन कार्बन स्टील के लिए लिखते हैं 40C8। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे
कि ये 40 किसको डिनोट कर रहा है, 8 किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। हम लोग इसका नोटेशन कैसे लेते हैं या कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेटल्स। वेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि बिहेवियर ऑफ एनी सबस्टांसेस, ठीक है, एट सर्टेन कंडीशन, ठीक है। सर्टेन कंडीशन कहने का मतलब है कि उसमें फोर्स लग रहा है या फिर कोई केमिकल एक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस कंडीशन पर उसका बिहेवियर क्या है। जैसे उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज में देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको क्या पता चलता है कि यदि हम कोई मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल्स क्या है, आप कोई कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब मैकेनिकल इंजीनियर है तो सपोज दैट मान लीजिए कि आप एक गियर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गियर। तो गियर बना रहे हैं तो गियर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कितने पावर का होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। उसका जब कोई ऑयल जाएगा या वाटर जाएगा, ठीक है, या केमिकल्स के साथ जाएगा तो उसमें किस तरीके का रिएक्शंस होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये मटेरियल्स से पता चलेगा कि उसका जो मटेरियल्स है उसका वाटर के साथ कैसा रिएक्शन रहता है, उसका स्ट्रेंथ कितना रहता है, ठीक है, वो कितने दिनों के बाद खराब हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोरोजन की बात करते हैं। अब जैसे कोरोजन आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अनवांटेड डिफॉर्मेशन ड्यू टू अनवांटेड कंडीशंस, ठीक है, तो उसके कारण कोरोजन्स होते हैं। जैसे आप लोग बोले देखा होगा कि लोहे क्या होते हैं, लोहे पर एक ऑक्साइड्स की परत बन जाती है और वो धीरे धीरे क्या होता है, हटने लगता है, तो उससे क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है, उसके कोरोजन के क्लासिफिकेशंस क्या है या कोरोजन से हमें क्या नुकसान है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। आगे है हमारा फेरस मेटल्स, ठीक है, एंड अलॉयज। अब यहाँ पर समझिए कि फेरस मेटल्स होते क्या है। वैसे सारे मेटल्स जिसमें कि आयरन इन्वॉल्व हो, ठीक है, वैसे सारे मेटल्स या वैसे सारे मटेरियल्स जिसमें आयरन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। अब एलॉयज की बात करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला करके जब कोई एक कंपोनेंट बनाया जाता है या जब कोई मटेरियल्स बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू एलॉय, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, एलॉय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एलॉय इसलिए भी बनाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कोई आयरन है, तो आयरन का एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रेंथ रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे हम लोग यदि रॉट आयरन की बात करते हैं तो रॉट आयरन में आयरन कार्बन का परसेंटेज बहुत ही लेस होता है, लगभग आप कह सकते हैं कि प्योर आयरन है, ठीक है। 0.02% कार्बन होता है, तो प्योर आयरन के केस में वो चल सकता है। तो जब प्योर आयरन होता है तो वो सॉफ्ट होता है। अब उसको हमको क्या चाहिए, हार्ड चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं आयरन का ही गियर बना रहे हैं सपोज के लिए, या आयरन का हम सरिया बनाते हैं, सरिया समझते हो, रॉड समझते हो, जो बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है, ठीक है, तो उसको बना रहे हैं। तो उसमें क्या चाहिए हमको, हार्डनेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, कोरोजन रेसिस्टेंस चाहिए। तो उस सब में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट जैसे क्रोमियम और निकेल होता है, उसमें क्या होता है कि हाई कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, वो जल्दी कोरोड नहीं करता है, तो वो सब मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसका कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। कार्बन मिलाएंगे तो उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलॉयज बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, मतलब कि जो फेरस मेटल्स है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, किस तरीके का बिहेवियर होगा, इसके बारे में समझेंगे। दूसरी चीज़ कि यदि उसका बिहेवियर किस तरीके का है तो एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। यदि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम लोग कहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे, उसमें डक्टिलिटी अधिक है तो उसको वायर बनाने के लिए यूज करते हैं। हार्डनेस अधिक है, ठीक है, तो एक कटिंग टूल्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग क्या है कि वो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा उसका एप्लीकेशंस, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर है फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम। फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम किसका देखेंगे, आयरन और आयरन कार्बाइड का, Fe और Fe3C का, ठीक है। तो उससे हम लोगों को क्या होता है कि वो पता चलता है कि जब आयरन जो है हमारा कितने टेम्परेचर पर कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन डालने पर किस तरीके का बिहेवियर करेगा, या वो सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, FCC है, BCC है, ठीक है, HCP है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। या सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
दूसरा है आपका अगला पॉइंट है फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन लाइंस। अब देखिए फ्लो डायग्राम्स तो किसका, पिग आयरन हमारा कैसे बनेगा, रॉट आयरन हमारा कैसे बनेगा। अब हमको पिग आयरन बनाना है, पिग आयरन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे माइंस से हम लोग ओर निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे खदान है वहाँ से ओर निकालेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं ट्रकों में भर के, लॉरियों में भर के ले आते हैं अपने जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन है, हाउस है, वहाँ पर लाते हैं। वहाँ पर हम लोग उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, क्रश करते हैं, सारी प्रोसेस करने के बाद कैल्कुलेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि पिग आयरन को हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए आयरन ओर को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या मिलाएंगे, लाइम मिलाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों मिलाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाते हैं और मिला करके देखते हैं। तो ये फ्लो डायग्राम कैसे वो बनेगा, या कोई कंपोनेंट्स मटेरियल है तो कंपोनेंट मटेरियल कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन। अब जैसे मान लेते हैं कि फेरस मेटल्स है या एलॉयज है, तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग कैसे जानेंगे कि वो हाई कार्बन स्टील है या लो कार्बन स्टील है या मीडियम कार्बन स्टील है या माइल्ड स्टील है, ठीक है, या टूल स्टील है, कैसे जानेंगे, ठीक है। या टूल स्टील है तो उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, या उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब ऐसा ना हो कि टूल स्टील लिए और उसमें टूल्स बनाने के बजाय कोई और काम कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों की जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तीसरा है एलॉयज स्टील। अब एलॉयज स्टील में क्या क्या है, जैसे आप कार्बन स्टील की बात करते हो तो कार्बन स्टील इज द एलॉयज स्टील, ठीक है। हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, ये सब क्या है, एलॉयज स्टील है। मतलब कि वैसे आयरन्स जिसमें क्या है कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मटेरियल्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एलॉयज बनाएगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलॉयज स्टील कहेंगे। जनरली स्टील क्या होता है, स्टील इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। आयरन और कार्बन जब मिलता है तो वो स्टील बनाता है। अब उसमें हम लोग अलग अलग, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि HSS बनाने के लिए हम लोगों ने टंगस्टर मिला दिया, वैनेडियम मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, तो उससे क्या हो गया, वो एलॉय स्टील के श्रेणी में चला गया, ठीक है। टूल स्टील, अभी मैंने आपको बताया कि टूल स्टील क्या है, कैसे है, ठीक है। टूल स्टील का यूज हम लोग टूल्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होंगे, या इसके स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आगे उसके बाद है मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। मतलब कि वैसे मटेरियल्स जो आयरन को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वही ना होता है बाबू मैग्नेट। अब मैग्नेट घर में जाओ, ठीक है, अब देखो मैग्नेट नहीं है तो स्पीकर में जाओ, स्पीकर में देखोगे कि ब्लैक कलर का दिखेगा कुछ, ठीक है, ब्लैक कलर का कोई एलिमेंट्स दिखेगा। उस एलिमेंट्स को आप क्या करते हो, वहाँ पे यदि कोई मैग्नेट आयरन रखते हो तो वो चिपक जाता है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, हमारा मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, ठीक है, उसके कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद है स्पेशल कटिंग टूल मटेरियल, ठीक है। अब जैसे देखिए स्पेशल कटिंग टूल्स की बात करते हैं तो हम लोग जैसे सिरामिक टूल्स बनाते हैं या कार्बाइड से कोई टूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि हम लोगों का स्पेशल कटिंग टूल्स का जो मटेरियल्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उससे स्पेशल कटिंग टूल्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर है हमारा यूनिट 3 में जब आप आओगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, अभी मैंने क्या देखा, फेरस मेटल्स, तो सिंपल सी बात है, फेरस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, नॉन फेरस देखेंगे। तो नॉन फेरस मेटल्स में हम लोग देखेंगे कि वो मतलब वैसे मटेरियल्स जिसमें आयरन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसमें एलॉयज कैसे होंगे, कहाँ पर एलॉयज बनेगा, ठीक है, उसका एलॉयज कौन कौन से कंपोजिशन से बनेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि नॉन फेरस मतलब नहीं है फेरस मेटल्स, यानी कि जिसमें आयरन की उपस्थिति नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है। एलॉयज भी बनेगा तो उसमें कई सारे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा बट उसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। अब एक चीज़ समझिए आप,
उसके कैसे प्रॉपर्टीज हो गए, मतलब कि यदि कोई नॉन फेरस मेटल्स है तो उसमें हम सर्टेन कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, जैसे वो उसे किसी केमिकल्स में रख देते हैं या उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका बिहेवियर कैसा शो कर रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं तो क्या वो कंडक्शन करेगा या नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन हम लोग अपने डेली लाइफ में उसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं या आप अपने डेली लाइफ में उसको कहाँ देख पाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशंस। फिर है आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ अ स्टील। अब एक चीज़ देखिए, क्या होता है कि कभी कभी हमारा जैसे हमने स्टील बनाया, अब वो क्या है कि हमको हमारे लिए अभी तक यूजफुल नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है कि उसका माइक्रो स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर्स बदलने के कारण उसमें क्या होते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बदलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप पैनलिंग करते हो, नॉर्मलाइजिंग करते हो, टैम्परिंग करते हो, तो क्या है, ये सब के सब क्या है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हम मतलब कहने का मतलब है, आप डायरेक्टली समझिए कि मेटल्स में सपोज दैट ऐसे समझिए कि कोई आदमी है, वो बीमार पड़ गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर के पास मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। उसी तरीके से स्टील है। अब स्टील मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टीज कम है, हमको इम्प्रूव करना है, या कोई प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको डिक्रीज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं उसको। हीट के द्वारा उसको हम लोग ट्रीट करते हैं और हीट से उसको इलाज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। इंट्रोडक्शंस में तो अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद है सरफेस हार्डनिंग। आप जैसे मान लेते हैं कि आप उसका सरफेस किसी भी मेटल्स का बहुत सॉफ्ट है, हमको क्या करना है, हार्ड करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप सरफेस सॉफ्ट है तो सिंपल सी बात है, उसमें आसानी से स्क्रैच और वियर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, अब जैसे गियर ही है, तो गियर में क्या है कि अब दो गियर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वियर होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि वो वियर ना हो, क्योंकि यदि वियर होता है तो वो जल्द ही खराब हो जाएगा और हमको फिर से नया गियर बदलना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, मटेरियल्स वेस्ट होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगे, मैन पावर वेस्ट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि चलो भाई एक और उसको हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसके सरफेस को हार्ड बना देते हैं। तो सरफेस को जब आप हार्ड कीजिएगा तो हार्ड सरफेस को आप जल्दी स्क्रैच कर पाते हैं नहीं ना, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये सारी चीज़ों की बचत होगी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 में हम लोग देखते हैं गाइस, अब हम लोग देखेंगे यूनिट 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 5 में हम लोगों को पढ़ना है नॉन मेटालिक मटेरियल्स, ओके। क्या पढ़ना है, नॉन मेटालिक मटेरियल्स। अब इसको समझिए, नॉन मेटालिक्स मतलब कि मेटल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु। कैसे होता है, ठीक है, नॉन मेटालिक्स के बारे में किसको कहते हैं, ठीक है, उसका बैंड गैप क्या होता है, एटसेट्रा, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि नॉन मेटालिक कहते किसको है, ठीक है, लेक्चर्स में देखेंगे। फिर आप पॉलीमरिक मटेरियल्स। पॉलीमरिक मतलब कि एक छोटे छोटे उसके एक छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ। पॉलीमरिक मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है, और मर मतलब एक आइसोमर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ हम लोग करेंगे, हमारे आज के डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि आज कोई खिलौना वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई बाइक्स खरीदते हैं या कोई व्हीकल खरीदते हैं, तो उसमें कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। या रबर्स है तो नेचुरल रबर्स, आइसोप्रिन्स, बूना वगैरह क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। या रबर्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, रबर क्या हम लोग बेल्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या हम अपने डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हीकल्स में कहाँ इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। अब इन सब के प्रॉपर्टीज़ क्या है, एप्लीकेशंस तो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर है कंपोजिट मटेरियल्स। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक मटेरियल्स को मिला करके बनाया गया है, वो कंपोजिट है। फिर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पाउडर मेटालर्जी। क्या है कि पाउडर मेटालर्जी में मोस्टली हम लोग टूल्स बनाते हैं,
ठीक है, या वैसे वर्क हम लोग करते हैं, वैसे प्रोडक्शंस करते हैं जिसमें हम लोग को मशीनिंग जो है करना बहुत टफ हो जाता है, तब हम लोग पाउडर मेटलर्जी का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर मेटलर्जी से मोस्टली टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सिरामिक टूल्स या कार्बाइड टूल्स जो बनाए जाते हैं वो पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग में इसमें देखना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं एनडीटी और पाउडर मेटलर्जी के, लिमिटेशन क्या है, या इसका एप्लीकेशंस कैसे करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एनडीटी की बात हम लोग करते हैं, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो क्या होता है, जिसमें मटेरियल्स नहीं टूटता है, टेस्ट करने के बाद फिर आप यदि मटेरियल सही निकला तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होता है तो क्या होता है, टूट गया तो कहानी खत्म, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव है ही, मेटल टेस्ट किए टूट गया, अब उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है कि मटेरियल का वेस्टेज होता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि मटेरियल वेस्टेज नहीं होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों एनडीटी करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा है एनडीटी मेथड। अब कौन कौन सा एनडीटी मेथड है, जैसे रेडियोग्राफी हो गया, ठीक है, या लिक्विड्स होंगे, ठीक है, या फिर एक्सरे हो गया, ये या अल्ट्रासोनिक हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, एनडीटी का मेथड्स हैं, जिससे कि हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि उस मटेरियल्स में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं या नहीं प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो भी मटेरियल जो हमारा कंपोनेंट है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। तो आज बस मैं एक्सप्लेनेशन पर छोड़ रहा हूँ आप सबको, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहते किसको हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं, या इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन जो है आपको पता होगा, BIS हमारे यहाँ काम करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसने क्या डिजिग्नेट किया है कौन सा मटेरियल्स के लिए, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे एकदम ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त जोश के साथ, ठीक है। थैंक यू।